नमस्कार, मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए, इलेक्ट्रॉन की ड्यूल नेचर होने के कारण इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति है परमाणु में और उसका संवेग है, उसको एक समय पर एक साथ पूर्ण शुद्धता के साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करता है। और इलेक्ट्रॉन के कारण, दोनों तरीके से व्यवहार करने के कारण, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही सही स्थिति का पता लगाना एवं सही सही संवेग का पता लगाना एक साथ एक ही समय पर संभव नहीं है। यदि हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पूर्णतः शुद्धता के साथ निर्धारण कर लेते हैं, तो उसके साथ साथ संवेग का पूर्ण शुद्धता के साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। इसी तरह से यदि हम एक समय पर संवेग का निर्धारण पूर्ण शुद्धता के साथ कर लेते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करना संभव नहीं है। इसके लिए हाइजेनबर्ग ने 1927 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के लिए स्थिति व संवेग का साथ साथ सही निर्धारण संभव नहीं है। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का गणितीय रूप, यदि हम मैथमेटिकल रूप में देखें तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को हम इस प्रकार लिखेंगे: डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता है और एच प्लैंक कांस्टेंट है। यहाँ पर जो चिन्ह बताया है, इस चिन्ह का मतलब है, जो साइन लगा हुआ है, इसका साइन का मतलब है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो गुणनफल है, उसका मान h अपॉन 4 पाई से अधिक होगा अथवा बराबर होगा, लेकिन कम नहीं हो सकता। तो इस साइन का मतलब इक्वल एंड ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई जो लिखा हुआ है, जो ये गणितीय रूप है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का, तो इसका मतलब जो ये साइन है, इसका मतलब यही है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो गुणनफल है वो h अपॉन 4 पाई के इक्वल हो सकता है और उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और ये अभी सिलेबस में पहली बार ऐड हुआ है। तो कभी अब आपकी एग्ज़ाम हो तो आपसे इसके बारे में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, तो आप शॉर्ट नोट में इतना ही लिखेंगे, इतना ही सफिशिएंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक आज हम लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखिए, यदि परमाणुिक हाइड्रोजन को न्यून दाब पर विद्युत उत्तेजना दी जाए तो हाइड्रोजन गैस नीले रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। इस नीले रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाए तो प्रिज्म से गुजारने के पश्चात जो किरणें प्राप्त होती हैं, जो रेज प्राप्त होती हैं, उनको हम फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करते हैं। और ऐसा हम करते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ स्पष्ट रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिनकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य निश्चित होती है। इसे हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन स्पष्ट रेखाओं की तरंग दैर्घ्य ये दर्शाती है कि प्राप्त रेखाएं स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। जो हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसमें जो ये स्पष्ट रेखाएं प्राप्त होती हैं,
वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके पराबैंगनी क्षेत्र अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होती है, दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन में प्राप्त होती है और कुछ IR रीजन अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। देखिए आप उपकरण का सेटअप देखिए, हमने हाइड्रोजन गैस को एक ग्लास की ट्यूब में बंद किया हुआ है और गैस का दाब बहुत ही न्यून रखा है और एक हाई वोल्टेज की बैटरी से हमने इस पर इलेक्ट्रिक करंट लगा है। ऐसी अवस्था में जो हाइड्रोजन गैस के परमाणु होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं। वो हाई वोल्टेज से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को ग्रहण करते हैं और इस एनर्जी को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो अनस्टेबल हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पुनः स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं, जो मेन इसकी अवस्था होती है वहाँ आते हैं और इसके लिए ये जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है उस एनर्जी का एमिशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और जब ये एनर्जी एमिट होती है, उत्सर्जित होती है, तो हमको नीले रंग के प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। जब इस नीले रंग के प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म इस नीले रंग के प्रकाश को अलग अलग पट्टियों के रूप में फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाता है और फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें बहुत सारी रेखाएं प्राप्त होती हैं जो कि इनकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के हिसाब से होती हैं। जो हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसकी जो रेखाएं होती हैं वो पराबैंगनी क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र और अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। अब आप देखिए हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे कि हमें कुछ लाइनों की श्रेणी प्राप्त होती है जिनको हमने नाम दिया है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फंड श्रेणी और हम्फ्री श्रेणी। आप देखो मैंने जो ये डायग्राम बनाया है इसमें K, L, M, N, O, P, Q ये ऊर्जा स्तर हैं और E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा है, जो एनर्जी लेवल है इनकी एनर्जी है। N1, N2, N3, N4 इन ऊर्जा स्तरों को मैंने नंबर से इंडिकेट किया है कि K N1 है, प्रथम ऊर्जा स्तर है, L N2 दूसरा ऊर्जा स्तर है और M N3 तीसरा ऊर्जा स्तर है। अब आप देखिए जो हाइड्रोजन का परमाणु है, परमाणुविक अवस्था में ग्राउंड स्टेट से यानी मुख्य अवस्था से आद्य अवस्था से ऊर्जा का अवशोषण करता है, आद्य अवस्था में होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं तो ये ऊर्जा का अवशोषण करता है और अपनी आद्य अवस्था से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, उच्च ऊर्जा अवस्था में जाता है। हो सकता है कि ये प्रथम ऊर्जा स्तर में चले जाए, हो सकता है दूसरे ऊर्जा स्तर में चले जाए, हो सकता है तीसरे में चले जाए, हो सकता है इनफाइनाइट तक चले जाए। लेकिन जब ये ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है और उच्च ऊर्जा स्तर हमेशा अस्थायी ऊर्जा स्तर होता है, वहाँ ये इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं रह पाता। ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो इसने अभी जो उच्च ऊर्जा स्टेट में जाने के लिए, उच्च ऊर्जा अवस्था में जाने के लिए जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया है उस एनर्जी को एमिट करता है, उस एनर्जी को उत्सर्जित करता है और उस एनर्जी को उत्सर्जित करते हुए यह विभिन्न ऊर्जा स्तरों में आता है और उन्हीं के अनुसार हमें कुछ लाइनें प्राप्त होती हैं जिन्हें हमने नाम लाइमन, बामर, पास्टन और ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री दिया है। तो आप देखिए कि किस तरह से हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब प्रथम ऊर्जा स्तर से इनफाइनाइट ऊर्जा स्तर तक जाएंगे, E1, E2, E3, E4, E5, E6 इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ऊर्जा स्तरों का जो ऊर्जा का लेवल होगा, एनर्जी का जो सीक्वेंस होगा वो बढ़ता जाएगा। यानी E1 जो प्रथम ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा कम और उसके बाद के जो ऊर्जा स्तर है उनकी ऊर्जा
ज़्यादा होगी। अब आप देखिए कि जो प्रथम जो सीरीज हमें प्राप्त हो रही है वो लाइमन श्रेणी है, और जो लाइमन श्रेणी होती है वो पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है, और ये हमें जब प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा स्तर में गया है वो दूसरे ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आए, या तीसरे ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आए, या किसी भी ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आए। ध्यान रखने वाली बात है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर में आएगा तो हमें ये लाइन प्राप्त होगी। और हमने ये आपको बताया कि प्रथम ऊर्जा स्तर को 1 से दिखाया, तो दूसरा ऊर्जा स्तर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से। तो n2-1 यानी जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आए तो n2 का मान 1 ना होके 1 के अलावा जो भी है वो होगा, 2, 3, 4, 5 कहीं से आ सकता है। और नंबर ऑफ लाइन यदि आपसे पूछ ली जाए कि बताइए लाइमन श्रेणी की लाइनें पूछ ली जाती हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तो कितनी लाइनें प्राप्त होंगी, तो n2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और 3 में से 1 हटा देंगे तो हमें 2 लाइन प्राप्त होंगी। तो लाइमन की 2 लाइनें अपन को प्राप्त होंगी। इस तरह से दूसरी जो लाइन होगी वो बामर श्रेणी होगी, जो कि दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है, विजिबल रीजन में प्राप्त होती है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो n2 से दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा। देखो n2 जो लिखा है, n2 का मतलब दूसरा नहीं है, n2 का मतलब है कि जो भी हायर एनर्जी स्टेट है उससे दूसरे ऊर्जा स्तर में जब आएगा तो हमें बामर श्रेणी प्राप्त होगी। और n2 का मान 3, 4, 5, 6 और इनफाइनाइट तक हो सकता है। यानी तीसरे से दूसरे में आए, चौथे से दूसरे में आए, 5वें से दूसरे में आए तो हमें बामर श्रेणी प्राप्त होगी, और ये दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। और जो नंबर ऑफ लाइन यदि बामर श्रेणी की पूछी जाए तो n2-2 होगी। ये जो 3 लिखा है ये 2 है, n2-2, और 2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 8 कुछ भी हो सकती है। इसके बाद जो तीसरी जो श्रेणी है वो पार्सन श्रेणी है। ये इंफ्रारेड IR अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होगी, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो n2 से तीसरे ऊर्जा स्तर में होगा। n2 की जो वैल्यू है वो 4, 5, 6, 7, 8 और इन्फिनाइट तक होगी। यदि आपसे नंबर ऑफ लाइन पूछी जाए तो n2-3 होगा, और n2 की जो वैल्यू होगी वो 4, 5, 6, 7 होगी। तो इस तरह से आप पार्सन श्रेणी की लाइन भी निकाल सकते हैं। इसके बाद जो अगली श्रेणी है वो ब्रैकेट श्रेणी है। ब्रैकेट श्रेणी इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होती है, IR रीजन में प्राप्त होती है, अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। और अवरक्त क्षेत्र में ये लाइन जब प्राप्त होगी जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n2 से 4 में आता है। n2 का मान n2 क्या हो सकता है कि 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन 5वें ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आए, या 6वें ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आए, या किसी भी ऊर्जा स्तर से जो फोर्थ ऊर्जा स्तर है उसके ऊपर है उससे है, तो हमें ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होगी। और नंबर ऑफ लाइंस n2-4 होगी, तो n2 की वैल्यू 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। इसके बाद आती है फंड श्रेणी। ये भी IR रीजन में प्राप्त होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो n2 से 5th जो ऊर्जा स्तर है उसमें होगा, 5वें ऊर्जा स्तर में होगा। तो n2 बराबर 6, 7, 8 यानी 6वें, 7वें, 8वें से जो 5वें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमें फंड श्रेणी प्राप्त होगी। और यदि हम इसके लिए नंबर ऑफ लाइन निकालें तो नंबर ऑफ लाइन बराबर n2-5। अब n2 का जो मान होगा वो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इनफाइनाइट तक हो सकता है। इसके बाद जो अगली और लास्ट जो श्रेणी है वो हम्फ्री श्रेणी है। हम्फ्री श्रेणी और हम्फ्री श्रेणी सुदूर अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है, फार इंफ्रारेड रीजन में हमको प्राप्त होती है। और इस रीजन के लिए जो ट्रांजिशन होंगे n2 से 6 ऊर्जा जो स्तर है, 6वां ऊर्जा स्तर है उसमें होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन 7वें, 8वें, 9वें और उससे ऊपर के ऊर्जा स्तर से जब 6वें ऊर्जा स्तर में आएगा तो हमें हम्फ्री श्रेणी प्राप्त होगी। और ये हम्फ्री श्रेणी सुदूर अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। यदि हम्फ्री श्रेणी की हम जो लाइनें हैं उनकी नंबर्स निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं n2-6 से। यानी यदि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर से 6वें ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो हम आसानी से हम्फ्री श्रेणी की जो लाइन है वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 9वें ऊर्जा स्तर से 6वें ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो n2 का मान 9 हो जाएगा, और
जो है छठवां ऊर्जा स्तर में आ रही है, तो ऐसे में हमें जो हम्फ्री श्रेणी की लाइन होंगी वो 3 लाइन प्राप्त होंगी। धन्यवाद।